Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed price determination अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमने देखा था कि मतलब परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है शॉर्ट रन में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेसिकली लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो हमारी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर वेरिएबल हो, वो सारी क्या होती है वेरी कर सकती है। मतलब सारी वेरिएबल होती है। मतलब फिक्स्ड फैक्टर है वो भी वेरी कर सकती हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो भी वेरी कर सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज़ हो जा रही है, सपोज़ आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो जा रही है, तो उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि बस आप वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप फिक्स फैक्टर को भी यहाँ पे आप इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, अगर आप देखें In long run period, all the factors of production is variable. Either it is a fixed factor or variable factor. Long run में जितने भी factors of production होते हैं, मतलब वो सारे inputs जो use किए जाते हैं output को produce करने में, वो सारे factors of production क्या होते हैं, variable होते हैं। मतलब ये fixed factor भी vary कर सकते हैं, variable factors भी vary कर सकते हैं। In this case, to meet demand, all the factors of production can vary. मतलब मान लीजिए कि अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, तो मार्केट के डिमांड के चेंज के अकॉर्डिंग आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकते हैं। इफ़ डिमांड इंक्रीजेस, इंस्टॉल न्यू प्लांट, एक्सपैंड एग्जिस्टिंग प्लांट और रिप्लेस द प्लांट, ऑल दिस कैन बी हैपन टू मीट द डिमांड। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इन केस अगर डिमांड मार्केट में आपके प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू प्लांट इंस्टॉल करा सकते हैं, आप रिप्लेस करके एक अच्छा प्लांट आप ले सकते हैं, मतलब कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ठीक। तो यहाँ पे क्या आपका बेनिफिट होता है लॉन्ग रन में कि जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट रन में वेरी नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, वो सारे फैक्टर्स आप लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज करके आप अपनी डिमांड को मीट आउट कर सकते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करके। ठीक है। वाइसा वर्सा का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम हो जाती है, तो आप यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इन लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट इज़ वेरिएबल, दैट्स वाई देयर इज़ अ नो इम्पॉर्टेंस ऑफ रेलिवेंस ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में क्या होता है कि जितने भी कॉस्ट होते हैं लॉन्ग रन में, कौन कौन से कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर को आपने एम्प्लॉय किया तो इस पर क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। वेरिएबल फैक्टर्स से वेरिएबल फैक्टर्स को आपने एम्प्लॉय किया तो इस पर क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो लॉन्ग रन में आपके जितने भी कॉस्ट होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, ये सब वेरी तो करते ही हैं। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। मतलब कि शॉर्ट रन में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हमने बात की थी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर हमारे फिक्स रहते हैं, बस वेरिएबल फैक्टर्स ही बस चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बोल दिया गया है कि यहाँ पे दोनों कॉस्ट में वेरिएशन है। मतलब कि आप फिक्स फैक्टर पर जो कॉस्ट लगा रहे हो और जो वेरिएबल फैक्टर्स पे आप कॉस्ट लगा रहे हो, वो दोनों वेरिएबल है। इसी वजह से यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इन लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट इज़ वेरिएबल। लॉन्ग रन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सारे कॉस्ट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है। लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट रन में हमारे एक फैक्टर होते थे फिक्स्ड और एक होते थे वेरिएबल। ठीक है। जो वेरिएबल फैक्टर्स होते थे वही बस चेंज हो सकते थे, जो फिक्स फैक्टर्स होते थे वो चेंज नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग जब टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे, हम लोग फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हम लोग टीसी को कैलकुलेट करते थे। ठीक है। वैसे ही अगर आप लॉन्ग रन की बात देखें तो लॉन्ग रन में हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर हो, सारे जो फैक्टर्स है वो हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है। सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आई, अब सारे फैक्टर्स जब आप चेंज करेंगे, जैसे आपने लेबर को इंक्रीज़ किया, आपने नई प्लांट लगा दी, तो जाहिर सी बात है कि आपका सम अप करके कुछ ना कुछ कॉस्ट आया। अब जब वो सम अप करके जो आपका कॉस्ट आया वही आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि लॉन्ग रन में जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है ये टोटल कॉस्ट से डिटरमाइन किया जाता है।
तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ा कि लॉन्ग रन होता क्या है, लॉन्ग रन में हमारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और हमारे जो कॉस्ट होते हैं फैक्टर्स की, मतलब कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के किस तरीके से वो वेरिएशन उसमें आते हैं, ये चीज़ हमने देखा। और डिमांड इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोग जितने भी हमारे फिक्स फैक्टर है एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर है सबको हम लोग वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी हमारे इनपुट्स है जो हम लोग एम्प्लॉय करेंगे अपने प्रोडक्शन के टाइम, वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वो सारे वेरिएबल होते हैं तो उन पे लगने वाले कॉस्ट भी वेरिएबल होते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। इसी वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन क्या थी, एम सी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एम आर, मतलब एम सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। ये चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शॉर्ट रन में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस शॉर्ट रन में क्या था, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की जो इक्विलिब्रियम होती है वो किस पॉइंट पे आती है, जहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाता है और उसके बाद प्राइस हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाता है। आप प्राइस एंड रेवेन्यू का अगर आप रिलेशनशिप समझें तो मान लीजिए कि अगर आप 10 रुपीज़ के आप बिस्किट अगर मान लीजिए परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ के आप बिस्किट क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो आपकी इसकी कॉस्ट कितनी है बिस्किट की, 10 रुपये है। तो सेलर का जो रेवेन्यू होगा वो 10 रुपीज़ ही तो होगा। सेलर का जो रेवेन्यू होगा वो 10 रुपीज़ ही होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में बिस्किट की प्राइस 10 है और सेलर आपको 10 पे सेल कर रहा है, तो उसकी रेवेन्यू क्या होगी, उसकी रेवेन्यू होगी 10 रुपीज़, और मार्केट में बिस्किट की प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पी इज इक्वल्स टू एम आर होता है। ठीक, तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट रन में क्या होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की जो इक्विलिब्रियम है वो एम सी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एम आर पे डिटरमाइन की जाती है, वो उस जगह पॉइंट की जाती है। बट अगर लॉन्ग रन में अगर आप देखिए, इन लॉन्ग रन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज एट इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द, जहाँ पे क्या होता है, एम सी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एल ए सी। एल ए सी क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, वहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, और एक और हमारी कंडीशन थी। ठीक, यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन, यहाँ पे आपकी कंडीशन है कि एम सी इज इक्वल्स टू पी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को प्राइस के इक्वल होना है, और प्राइस को इक्वल किसके होना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना है। जिस पॉइंट पे ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब हमारी इंडस्ट्री को नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है। 3 तरीके के ये हो सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पे प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब ये कि जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन करने पे वो इक्वल होती है उस प्रोडक्ट के प्राइस के। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट। मतलब मार्केट में जो आपकी प्राइस जो चल रही है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपको, आपने उसको प्रोडक्शन करने में जितना खर्चा किया है उससे ज़्यादा मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो प्राइस चल रही है वो है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। थर्ड केस आपका क्या होता है, जहाँ पे लॉस होता है, और लॉस आप समझ सकते हैं कि आप बनाने में खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और आपको क्या हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत कम में सेल की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 20 रुपये बनाने में खर्च किया और मार्केट में उसकी प्राइस कितने पे सेल हो रही है, वो 15 पे हो रही है, तो यहाँ पे मुझे 5 रुपये का लॉस हुआ। तो जहाँ पे प्राइस स्मॉलर होता है एवरेज कॉस्ट से, वहाँ पे क्या होता है, हमारा लॉस होता है। इसको और इन डिटेल अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे मैं ग्राफ के थ्रू आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताया था लास्ट स्लाइड में, क्या कंडीशन वो थी, जो ग्रीन से मैंने यहाँ पे कोट किया है, ये हमारी कंडीशन थी। किसमें कंडीशन थी, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए ये हमारी कंडीशन है जिसको हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है,
जहाँ पे हमारी MC इज इक्वल्स टू प्राइस होगा एंड प्राइस हमारे इक्वल टू होगा किसके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, लॉन्ग रन में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है उसके इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही कंडीशन जो कंडीशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई थी वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, जहाँ पे आपकी प्राइस क्या हो रही है, इज इक्वल्स टू MC एंड MC इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि MC इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये चीज़ मैं अगर आपको समझा दूँ, देखिए कैसे, यहाँ पे ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को अगर आप देखिए, तो ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पे वाई एक्सिस देखिए एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने बेसिकली क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट लिया है, रेवेन्यू लिया है एंड डिमांड और प्राइस को हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग शो कर रहे हैं, जितना क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारा कौन सा कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ऑन एवरेज कॉस्ट का ये शेप क्यों होता है, और इसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ अगर जानना है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियोस में, मतलब प्रीवियसली जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें स्पेसिफिकली मैंने मार्जिनल कॉस्ट की भी वीडियो बनाई है एंड एवरेज कॉस्ट की भी वीडियो बनाई है विद टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों के थ्रू मैंने वहाँ पे पूरा समझाया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको जाकर देखिएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होती है कि प्राइस आपकी इक्वल होगी मार्जिनल कॉस्ट के एंड मार्जिनल कॉस्ट आपकी इक्वल टू होगी किसके, एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ को हमें इक्वेट करना है, किसको, प्राइस को, MC को एंड AC को। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, ये यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपनी डिमांड को शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे हम लोग अपने प्राइस को भी शो कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, रेवेन्यू को शो कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्या शो किया था, रेवेन्यू शो किया था, कॉस्ट शो किया था एंड प्राइस को हमने दिखाया था। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये वाली जो हमारी कर्व जा रही है वो हमारी क्या है, MC कर्व है, एंड दूसरी वाली जो हमारी U शेप कर्व जा रही है वो हमारी क्या है, AC कर्व है। इस पॉइंट पे अगर आप देखिए, इस पॉइंट पे जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है कि प्राइस आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल भी हो रही है एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के भी इक्वल हो रही है। इसी वजह से हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया और ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, ये हमारा हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब कि लॉन्ग रन में आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो आपको आपका इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ओ की क्वांटिटी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं OP प्राइस पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, OP प्राइस है एंड OQ क्या है, OQ हमारी वो क्वांटिटी है जिनको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो जब हमने सारे ग्राफ को यहाँ पे हमने प्लॉट किया तो हमने क्या पाया, हमने ये चीज़ यहाँ पे देखा कि इस पॉइंट पे ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी LMC, LAC एंड प्राइस ये तीनों इक्वेट हो रही है। इसी वजह से ये हमारी क्या, कौन सी पॉइंट हुई, ये हमारी पॉइंट हुई इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली मैं आपको पूरी सारी कंडीशंस लगा के समझाऊँ कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है और लॉस में क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें, ये जो आपका केस है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये पूरा केस आपका नॉर्मल प्रॉफिट का है। ये क्या है, आपका पूरा केस नॉर्मल प्रॉफिट का है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग अपना कोट कर लीजिएगा जब आप इसको ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में, तो ये पूरा केस आपका नॉर्मल प्रॉफिट का है। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप देखें तो क्या होता है, जहाँ पे आपकी प्राइस क्या होती है, मतलब आपके प्रोडक्ट की प्राइस वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, मतलब कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो आपने खर्चा लगाया है उससे ज़्यादा मार्केट में उस एक यूनिट की प्राइस होगी, तो आपका क्या होगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसका कर्व देखिए तो हमने वाई एक्सिस पे वही कॉस्ट रेवेन्यू प्राइस डिमांड लिया है एंड प्राइस लिया है, कॉस्ट रेवेन्यू प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, डिमांड को लिया है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है, कॉस्ट को लिया है, रेवेन्यू को लिया है एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, डिमांड को लिया है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 कर्व आपको दिख रहे होंगे, वही 2 कर्व है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अगर आप देखें तो ये थोड़ा नीचे से होकर गया है, मतलब कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको बनाना है तो आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से बेंड करके आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली जो है ओसी, ये आपकी कॉस्ट हो गई, ये ओसी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। और कैसे ये आपकी आई, ये वाला पॉइंट तो आपका इक्विलिब्रियम है ही है। जो इक्विलिब्रियम मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट में बताया था, आपका वो इक्विलिब्रियम तो होगा ही भाई, इक्विलिब्रियम आपका वही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। बट क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, और हमने ये देखा कि हमारा ओसी कॉस्ट में, मतलब कि हमारी कॉस्ट ओसी है, अगर हम लोग ओसी कॉस्ट अगर लगा रहे हैं तो हमें ओपी प्राइस मिल रहा है, मतलब कि हम ओसी कॉस्ट को लगा के हम ओपी प्राइस को गेन कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ देखें कि आपकी ओसी वाली जो लाइन है ये छोटी है एंड ओपी वाली जो लाइन है ये क्या है, बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने इसको जॉइन करके एक बॉक्स बना दिया तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मतलब ओसी माइनस ओपी के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये आपका हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, मैं अगर आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊँ तो यहाँ पे देखिए, पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप लेंगे, उसके बाद एलएमसी कर्व बनाएंगे एंड एलएसी कर्व बनाएंगे। एलएसी कर्व जो आप बनाएंगे उसको आप थोड़ा नीचे से बनाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ दिखाएंगे कि आपकी कॉस्ट कम है और आपकी जो प्राइस है, मतलब रेवेन्यू है, वो ज़्यादा आपको मिल रही है। तो जब आपने इस तरीके से आपने इसको करके दिखाया तो आपने देखा कि जो कॉस्ट है वो आपकी क्या आ रही है, ओसी आ रही है, एंड जो आपकी प्राइस और रेवेन्यू जो आपकी आ रही है वो कितना आ रही है, आपकी क्या आ रही है, ओपी आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस आपका होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, इस समय पे क्या होता है, जब कोई इंडस्ट्री को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म्स को हो रहा है, तो वहाँ पे जो दूसरे जो फॉर्म्स होते हैं जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है या फिर जिनका बस काम चल रहा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स जो आउटसाइडर फर्म्स होते हैं वो भी उस इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट कंपटीशन में एंट्री एंड एग्जिट फ्री होता है, इसी वजह से जब किसी भी इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे फर्म की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करने के लिए। ठीक है, अब लोग समझ गए कि हाँ इस चीज़ का अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो मतलब कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि लोगों की एंट्री शुरू हो जाती है। दिस टाइम इंडस्ट्री हैव हाई प्रॉफिट, सो फॉर्म विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग, ऑल्सो देयर इज ए एंट्री ऑफ अ न्यू फॉर्म। और जो भी एग्जिस्टिंग फर्म होती है वो अपने प्रोडक्शन को और क्या करती है, एक्सपैंड करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो आउटपुट विल इंक्रीज विच लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस एंड इट प्रोवाइड नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप ये चीज़ सोचिए, अगर एक इंडस्ट्री में पहले से 5 फर्म थी और 10 और आ गई और सारी मिलकर 15 फर्म्स हो गई, इसका मतलब ये कि मार्केट में आपका आउटपुट भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। मार्केट में जैसे ही वो आउटपुट आपका इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और वो प्रोडक्ट की प्राइस कम होकर वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये लॉस में भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, और दोनों ही केस में आप ये चीज़ देखेंगे कि प्राइस कम होके कभी या फिर प्राइस ज़्यादा होके कभी नॉर्मल प्रॉफिट पर ही पहुंच जाती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि आपको पूरा कर्व उसी तरीके से बनाना है। ठीक, बस यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को आपको नीचे से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो आपको कॉस्ट में एंड आपकी प्राइस में जो डिफरेंसेस आएगा, ठीक है, जैसे ओसी एंड ओपी में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आपका क्या हो जाता है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो जाता है। अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें बहुत सारी फर्म्स एंटर करेंगी। ठीक है, फर्म की एंटर करने की वजह से मार्केट में आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, और मार्केट में अगर आउटपुट अगर इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से प्राइस क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी तो वो कम होते होते
उस इंडस्ट्री में क्या होगा, फिर से नॉर्मल प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर लॉस की बात करें तो लॉस में क्या होता है कि प्राइस क्या होती है, एवरेज कॉस्ट से कम होती है। मतलब कि एक यूनिट को आप बनाने में जितना खर्चा लगा रहे हो ना, उससे आपको कम ही प्राइस आपको मिल रही है, ठीक है? उससे आपको क्या हो रही है, कम ही प्राइस आपको मिल रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप कर्व देखिए तो ऑलमोस्ट आपका कर्व पूरा सेम ही है, बस जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या है, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जो आपने स्टार्ट किया है, मतलब कि जो आपने बनाया है वो देखिए यहाँ पे ऊपर से बनी है। मतलब ये इक्विलिब्रियम वाली जो हम लोग लाइन शुरू कर रहे हैं इस पे नहीं बनी है, इसके ऊपर से बनी है, ठीक है? ऊपर से बनी है। AR MR वाले जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है इसके ऊपर से बनी हुई है। ये क्यों ऐसा किया गया है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वो इक्वल हो रही है MR के, ठीक है? बट यहाँ पे देखिए क्या हमारी कंडीशन थी, हमारी कंडीशन थी कि तो लास्ट स्लाइड्स में मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी वो कंडीशन आपकी ये थी, प्राइस इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू AC। बट यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखें तो यहाँ पे आपकी प्राइस MC की इक्वल टू है बट AC की इक्वल नहीं है, ठीक है? AC आपकी क्या हुई है, ऊपर से उसका कर्व आपका गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए या फर्म को किस तरीके से लॉस हो रहा है, या फर्म को ऐसे लॉस हो रहा है, ये वाला ई पॉइंट आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ किया या आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लिया। एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाने की वजह से आपके कुछ और यहाँ पे पार्ट्स ड्रॉ जो होकर के आए हैं वो क्या आया है, PCFE। ये जो PCFE जो आपका एक बॉक्स बन गया, पहला लाइन आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे, पहला लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये AC वाले से, ठीक है? AC से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये आप एक आपका एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक? ये बॉक्स क्यों आपका बन रहा है, ये बॉक्स आपका इस वजह से बन रहा है क्योंकि आपका कॉस्ट क्या है, OC, और आपकी प्राइस यानी कि आपके रेवेन्यू क्या है, OP। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि OC जो लाइन है वो क्या है, वो थोड़ी बड़ी लाइन है एंड OP जो लाइन है वो थोड़ी छोटी लाइन है। तो प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस होने की वजह से ये स्पेस हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है? प्राइस एंड कॉस्ट में डिफरेंस होने की वजह से ये हमारा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमने OQ क्वांटिटी को सोल्ड किया है, इसका सेल किया है हमने OP प्राइस पे, बट ये जो OQ क्वांटिटी हम लोग बना रहे हैं ना, इसमें जो कॉस्ट लगा है वो OC लगा है। मतलब ये कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगा है और हमें रेवेन्यू कम मिल रहा है, यानी कि प्राइस हमें कम मिल रहा है, ठीक? इसी वजह से ये वाला जो पार्ट हमारा हुआ OP माइनस OC का जो हमारा डिफरेंस आया वो क्या होता है, वो होता है हमारा लॉस। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, देखिए लॉस के केस में क्या होता है, बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में अगर लॉस हो रहा है तो उसमें जो जितनी भी फर्म्स है वो फर्म क्या करना शुरू कर देंगे कि एग्ज़िट करना शुरू कर देंगे। और जो एग्जिस्टिंग फर्म है, देखिए जो बड़े बड़े फर्म्स होती हैं ना वो अचानक से ऐसे छोड़ के इंडस्ट्री जा नहीं सकती हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में जो बड़े वाले जो फर्म्स होती हैं, जो लार्ज स्केल पे जिनका प्रोडक्शन होता है, वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, ठीक है? उसको क्या करती है और कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, और जो छोटे-छोटे फर्म्स होती हैं वो उस इंडस्ट्री से बाहर होके चली जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री को लॉस फेस हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इन दिस इंडस्ट्री, मतलब कि इस केस में जो हमारी इंडस्ट्री है वो लॉस फेस कर रही है। स्मॉल फर्म एग्जिट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड लार्ज फर्म contract their production, so the supply of a product and market decrease and price start rising again, it reaches to normal profit। अब देखिए जैसे कि इंडस्ट्री से फर्म्स निकल के चली गई और जो लार्ज फर्म है उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो इट्स ऑब्वियस कि मार्केट में जो प्रोडक्ट होगी उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है? सप्लाई कम हो जाएगी मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब मार्केट में वो प्रोडक्ट की जब कमी होगी, ठीक है, कमी होगी, कम हो जाएगा, तो उस वक्त उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, वो राइज़ करना शुरू हो जाएगी, ठीक है? प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, वो राइज़ करना शुरू हो जाएगी, और प्रोडक्ट की प्राइस एक बार राइज़ करना शुरू हो जाएगी तो वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको आज क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगी। यहाँ पे 3 केसेस मैंने आपको बताए, क्या क्या बताएं। अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी इंडस्ट्री को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो और किसी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, तो उसमें किस तरीके के कर्व बनेंगे और कैसे आप इसको डिटरमाइन करोगे कि हाँ हमारी इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है? तो आज की
वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाया एंड आई होप मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको। बेसिकली आपको करना क्या है कि जब आप इसको अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लॉन्ग रन को समझाओ कि लॉन्ग रन में क्या चीज़ होती है, क्या फिक्स्ड होता है, क्या वेरिएबल होता है, इस चीज़ को समझाओ। उसके बाद उस कंडीशन को समझाओ जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जिसको लॉन्ग रन में आपको फॉलो करना है। जितने भी ग्राफ मैंने आपको बताया उसमें मैंने ये बताया कि वो जो कंडीशन हमने पढ़ा था जहाँ पे क्या था, प्राइस इज इक्वल्स टू MC एंड MC इज इक्वल्स टू AC, तीनों हमारे इक्वल होंगे तभी हम लोग अपने इक्विलिब्रियम को फाइंड कर पाएंगे। अब वो हमारा क्या केस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम हम लोग कहाँ पे फाइंड कर पाएंगे, जहाँ पे हम लोग तीनों कंडीशन को मीट आउट कर देंगे। ठीक। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा और लॉस किस तरीके से आप रिकग्नाइज करो, किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे आप लॉस को। ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी ऐसा चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि मैंने ठीक से नहीं समझाया है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपको और अच्छे से उसको क्लियर करके फिर से वीडियो बना दूँगी। ठीक है। थैंक यू।